सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम तज्ज़िया में मैं हूँ अलीना लिया, समी इब्राहिम, राना ताहिर मेरे साथ। और आज के इस प्रोग्राम में हम डिस्कस करेंगे कुछ नैब के हवाले से। नून लीग और पीपल्स पार्टी ने एक महाज खोल दिया नैब के ख़िलाफ़ और ख़ास तौर पे चेयरमैन नैब के ख़िलाफ़। जी समी साहब। जी अलीना, बिल्कुल आपने दुरुस्त कहा। इन मौज़ूआत पर तो बात करते हैं, लेकिन जो आज की एक बड़ी डेवलपमेंट है, अब ये बात तकरीबन वाज़ेह हो चुकी है कि मियाँ मोहम्मद नवाज़ शरीफ जो ये ईद उल फ़ितर है इसको कोट लखपत जेल में ही गुजारेंगे, क्योंकि आज उनकी ज़मानत की तारीख़ थी और उसमें नैब से 2 हफ़्ते के लिए 2 हफ़्ते दिए गए नैब को जवाब सबमिट करने के लिए, तो आर्गूमेंट और सब कुछ। तो इसका मतलब ये है कि ये जो समात होगी आइंदा गालबन ईद के बाद होगी। तो वो जो सारी कोशिशें थी नवाज़ शरीफ साहब के वकला की, उनकी फ़ैमिली की, कि किसी तरीके से वो लंदन जल्दी चले जाएं, कम अज़ कम ये ईद उल फ़ितर जो है ये तो बज़ाहिर ऐसा लग रहा है कि मियाँ साहब कोट लखपत जेल में गुजारेंगे और अहल खाना उनसे मिलने जाएंगे। दूसरा, आपने बात की है चेयरमैन नैब की। आज तो बिल्कुल वो जो हम कहते हैं ना कि बहुत सारा बागड़ बिल्ला थैले से बाहर आ गया। जो इस वक्त अपोजिशन की स्ट्रेटजी लगती है, जिसमें पीपल्स पार्टी भी शामिल है, जिसमें मुस्लिम लीग नून भी शामिल है, ये अटैक क्या कर रहे हैं? ये अटैक कर रहे हैं नैब को, क्योंकि जो एहतसाब है सारा, जो करप्शन के जो सारे केसेस हैं जहाँ से निकल रहे हैं वो है एहतसाब, नेशनल अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो। तो ये उसके चेयरमैन को ये निशाना बना रहे हैं। लेकिन मैं आपसे ये अर्ज़ करूँ कि जो चेयरमैन नैब ने कल जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी परसों, उसमें देखें 2-3 चीज़ें थी। एक तो जिस वक्त वो बात कर रहे थे ना, मैं आपके साथ ये शेयर करना चाहता हूँ, बिल्कुल एक लग रहा था कि वो सच्चे पाकिस्तानी हैं। उन्होंने जिन चीज़ों का जिक्र किया, फैटफ का जिक्र किया, मनी लॉन्ड्रिंग जो हो रही है उन अकाउंट्स का जिक्र किया, और फिर जो लोग पाकिस्तान को नुकसान पहुंचा रहे हैं उन्होंने कहा कि अक्रॉस द बोर्ड हम उन्हें पकड़ेंगे और किसी को भी वो हम छूट नहीं देंगे। तो एक फ़ील आ रही थी कि एक सच्चा पाकिस्तानी जो बात कर रहा है, अपने दिल से बात कर रहा है और पाकिस्तान की बात कर रहा है। और उनका जो लहजा था वो इतना हम्बल वो लहजा था कि जिससे आप ये तसव्वुर नहीं कर सकते कि किसी की कोई पगड़ी उछाली जा रही है। फिर उन्होंने ये भी वाज़ेह किया कि ग्रेड 17 से अबव जो ऑफिसर्स हैं उनके केसेस को वो ख़ुद देखते हैं। इसके अलावा ऑफिसर्स तैनात कर दिए गए हैं जो बिज़नेसमैन की जो शिकायत है उनको सुनेंगे। और फिर बड़े बिज़नेसमैन जो थे उन्होंने शुक्रिया का लेटर भी लिखा, जिसका चेयरमैन साहब ने जिक्र भी किया कि जो बड़े बिजनेसेस हैं नैब उनको प्रोटेक्शन दे रही। लेकिन एक बात जो सबसे अहम और बड़ी बात थी, अक्रॉस द बोर्ड उन्होंने मैसेज दिया। उन्होंने ये कहा कि जो लोग जो ऐसे लोगों को ओहदे मत दें, और वो यकीनन मुखातिब हुकूमत से थे, ऐसे लोगों को ओहदे मत दें जिनके हवाले से नैब में इन्वेस्टिगेशन है या जो नैब के रडार में है। तो अगर हुकूमत उनको ना लगाए किसी ऐसी जगहों पर जो इस वक्त सर्विंग जो पोस्ट हैं, तो उससे काम बड़ा आसान होगा। अगर जब जाहिर है फिर उसकी वजह यह है कि जब आप लगा देते हैं किसी आदमी को जो नैब के रडार में रहा हो, तो वो तो आके सारा गुस्सा निकालता है। मुझे ये ज़ाती तौर पर पता है कि एक एडिशनल सेक्रेटरी साहब हैं लॉ में, लॉ डिवीज़न में, वो नैब के रडार में हैं, उनके ख़िलाफ़ इंक्वायरी वगैरह हुई है। तो नैब का जब भी फ़ंड की कोई बात आती है, ये मुझे सोर्सेज ने बताया, मेरे नोटिस में ये बात, कि वो बस उसका कट जो है ना उस पर तो वो यूँ कुल्हाड़ा मारते हैं आके फटाफट। तो ये प्रैक्टिकल जो प्रॉब्लम्स आती हैं नैब को, उसके हवाले से जो चेयरमैन नैब की गुफ्तगू थी, बड़ी ज़बरदस्त वो गुफ्तगू थी। अब आ जाए ज़रा जो अपोजिशन उनके ख़िलाफ़ कर रही है। अगर हमारे पास वो क्लिप तैयार है, ये आज बहुत पीपल्स पार्टी भी तनकीद कर रही है और नून लीग भी तनकीद कर रही है। खुर्शीद शाह साहब ने जब शाहिद खाकान अब्बासी साहब के साथ कंसल्टेशन के बाद जस्टिस रिटायर्ड जावेद इकबाल को चेयरमैन नैब लगाने की जब मंजूरी हुई थी, तो उस वक्त जो उन्होंने गुफ्तगू की सहाफ़ियों से, ज़रा वो गुफ्तगू सुन लें। 20-22 दिन से जो हमारी गवर्नमेंट से मेरी नेगोशिएशन चल रही थी नैब चेयरमैन के सिलसिले में, मैंने एज ए लीडर ऑफ अपोजिशन हर जमात से नाम लिए और उन नामों को डिस्कस भी किया जो मुझे
अपोजिशन से नाम मिले, जहाँ से तहरीक इंसाफ ने भी मुझे नाम दिए, मुझे MQM की तरफ से भी नाम मिले, जमात इस्लामी की तरफ से भी, उनकी पार्लियामेंट्री पार्टी लीडर की तरफ से भी एक नाम मिला। हमने काफ़ी बहस मुबाहसे के बाद अभी हमने फाइनली जो तय किया, जो मुझसे एग्री किया, अपने प्राइम मिनिस्टर ने अभी फाइनली, काफ़ी बहस हुई मेरी, 8-9 मिनट मैंने आर्गूमेंट की उनके साथ। सारे अच्छे लोगों के 3 नाम बड़े फाइनल हुए, हमारे अच्छे नाम थे वो भी। अब मैं उनका नाम 2 नाम लेने से गुरेज कर रहा हूँ। जो फाइनल हुआ मैं उसका ही नाम ले रहा हूँ, वो है जस्टिस जावेद इकबाल, जो सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस रहे हैं, सीनियर जस्टिस थे, और उसका जो पास था, जो हिस्ट्री थी, इंटीग्रिटी थी, जो उसके डिसीशंस थे, जो स्पेशली जो अहमदाबाद कमीशन में उसकी रिपोर्ट है, उसके अलावा भी उसकी जो पास्ट हिस्ट्री है वो बेहतर है। अब ये देखें कि वो कह रहे हैं कि नाम और भी थे, दूसरी जमातों से भी बात हुई, लेकिन जो हमने ये सिलेक्ट किया नाम जस्टिस रिटायर्ड जावेद इकबाल का, क्योंकि वो सीनियर जज भी रहे और उन्होंने उनकी जो ट्रैक रिकॉर्ड था उनका, वो भी उनका बड़ा ज़बरदस्त था। उन्होंने अहमदाबाद कमीशन में भी जो रिपोर्ट बनाई वो भी बड़ी हिम्मत से, बड़ी बहादुरी से रिपोर्ट बनाई। तो एक भरपूर वो एक कंसेंसस करके एक ऐसे आदमी को जो ऑनेस्ट आदमी है, अब जब ये बन गए चेयरमैन, अब जब उन्होंने पकड़ना शुरू किया लोगों को, उनसे सवाल पूछे कि आपके पास ये पैसे कहाँ से आए, तो अब आज ये कहा जनाब आसफ अली जरदारी साहब ने कि नायब चेयरमैन को तो बात नहीं करनी चाहिए थी। नायब चेयरमैन बिल्कुल ना करते बात। अगर आप नायब चेयरमैन पर जरदारी साहब तनकीद ना करते, अगर आप किसी के ऊपर कोई तनकीद करें तो उसका फर्ज तो उसी का है ना कि वो जवाब दे। तो नायब के चेयरमैन ने जो इल्ज़ाम लगाए जा रहे थे, जो एक तासुर क्रिएट किया जा रहा था, देखिए इसमें बड़ा 2 नंबरी हुई है। इसमें जावेद चौधरी साहब, सबको पता है, आज मैं कहूँगा ये बात, मैं नहीं रुकूंगा, उन्होंने कॉलम लिखे और उसका मुद्दा क्या था, उसका मकसद क्या था। उसका मकसद सिर्फ ये था कि चेयरमैन नैब को बदनाम किया जाए, उनकी जो गैर जानिबदाराना हैसियत है उस पर एक बड़ा क्वेश्चन मार्क बनाया जाए, और ये सारे का सारा काम उन्होंने किया नून लीग के कहने पे। आप चेक कर लें पंजाब गवर्नमेंट के और जो नून लीग की गवर्नमेंट के जो फंड्स के जो महकमे हैं, DGPR को चेक कर लें, वहाँ पर पंजाब में कौन ये जो बड़े बड़े सहाफ़ी हैं इनके खर्चे कौन उठाता रहा है। जब ये जाते हैं पंजाब में, लाहौर में, कौन पे करता है PC में इनके ठहरने का बिल, कौन इनको गाड़ियाँ प्रोवाइड करता है। तो जावेद चौधरी साहब ने जो की है, जो लिखाई की है, जो उन्होंने चेयरमैन नैब को मुतनाज़ा बनाने की कोशिश की है, ये अपने आकाओं को खुश करने की कोशिश किया उन्होंने। नून लीग से जो उन्होंने बनाया था या जो भी उनका ताल्लुक है उसको निभाने की उन्होंने कोशिश की है। और ये प्रॉब्लम ये आ गया पाकिस्तान में कि अब जो सहाफ़त भी है वो भी इसी तरह बट गई है। कोई भी ऑब्जेक्टिवली, बहुत कम लोग हैं जो ये बात करते हैं। पूरी दुनिया में लोग बाई पार्टीज़न होते हैं, सब लोग बाई पार्टीज़न नहीं होते। आप पीपल्स पार्टी के भी हो सकते हैं, नून लीग के भी हो सकते हैं, तहरीक इंसाफ के भी हो सकते हैं, लेकिन आप अपना काम तो ईमानदारी से करें, उसमें तो आप डंडी ना मारें। अब ये चेयरमैन नैब के हवाले से जो चीज़ें छापी गई उसकी बुनियाद देखें, पहले अपने बंदे से एक इंटरव्यू छपवाया, कॉलम छपवाए, उसके बाद आ गए जनाब आज शायद खान अब्बासी साहब और उन्होंने जनाब कह दिया कि जी वो कॉलम लिखा, शायद उन्होंने जावेद चौधरी साहब इनके लिए बड़े मुअज़्ज़ज़ और मोहतरम हो गए, और बाकी जो सहाफ़ी हैं उनको ये गालियाँ निकालते हैं जो इनकी बात करे। देखिए मैं आपको बताऊँ, एक राना साहब आप इस बात की तस्दीक करेंगे कि बहुत पहले की बात है, जब मियाँ नवाज शरीफ साहब पंजाब के वज़ीर आला थे, तो उन्होंने किसी से कहा कि इस अफसर को पैसे दे दो तो काम कराओ ये को। तो उन्होंने आके कहा जी कि वो उस अफसर ने ये कहा है, वो ईमानदार आदमी था, जब उसके पास पैसे लेके गया उसने पैसे लेने से इनकार कर दिया, लेकिन उसने कहा मैं काम आपका कर देता हूँ। आके जब बताया मियाँ साहब को, तो मियाँ साहब ने कहा नहीं वो साडा बंदा नहीं। उन्होंने कहा जी उसने कहा मैं पैसे भी नहीं लेता और मैं काम करता हूँ। उन्होंने कहा नहीं नहीं वो साडा बंदा ही नहीं है, वो हमसे नहीं लेता पैसे, किसी और से लेगा पैसे। ये तो इनकी सोच है। तो आज वही सोच, उसी सोच का इजहार किया जनाब शायद खान अब्बासी साहब ने। जावेद चौधरी साहब को उन्होंने लिखा कॉलम, उसकी तरदीद नहीं आई। भाई नैब के चेयरमैन ने जो बात थी पूरी कौम को वजाहत कर दी
कि हम पाकिस्तान के नाम पर धब्बा नहीं लगने देंगे और ये जो बड़े बड़े लोग हैं कोई इनसे नहीं बचेगा। और हुकूमत को भी आड़े हाथों लिया, उनसे कहा कि खुदा के लिए ऐसे लोगों को मत लगाओ जो नैब के रडार में हैं, उनकी एडवाइस मत सुनो जिनके पीछे नैब की इंक्वायरी चल रही है, ताकि ये प्रोसेस ईमानदारी से चल सके। ये वो प्रोसेस है। देखें, लूट लिया इन लोगों ने पाकिस्तान को, और अब जब लूट का माल इनसे मांगने की कोशिश की गई है, इन्होंने बलवे करा दिए हैं पाकिस्तान में। डॉलर की प्राइस को कहाँ तक ये इन्होंने वो ले गए हैं, रुपए को कितना कम कर दिया, महंगाई, हर चीज़ मार्केट में गायब। मीडिया में देखें, रोज़ाना रात को तमलची बैठते हैं, मालशिए बैठते हैं, कल गई हुकूमत, परसों गई हुकूमत, और उन लोगों को टीवी पे लाके बिठाते हैं जिनको तौहीन अदालत में सजाएं हो चुकी हैं, जो जेलों में बंद रह के आए हैं आला अदलिया को गालियाँ निकालने के इल्ज़ाम में, उनको बिठा के तो उनसे तबसे लेते हैं। तो ये आज जो बिल्कुल ये चीज़ सामने आ गई कि अब आने वाले दिनों में जो निशाना होगा अपोजिशन का, वो नैब का इदारा होगा, नैब के चेयरमैन होंगे, इसलिए कि वो ये चाहते हैं कि आप इतना प्रेशर डालें उन पे कि इन्वेस्टिगेशन पे वो कंप्रोमाइज़ करने लग जाएं, और जो उनके इन्वेस्टिगेटर्स हैं, जो उनके प्रोसिक्यूटर्स हैं, ताकि वो भी दबाव में आ जाएं। ये बिल्कुल मैं कहता हूँ कि चीफ जस्टिस आसफ सईद खान खोसा बड़े ज़हीन आदमी हैं। मैं तो जितना इस निज़ाम को देखता हूँ तो मुझे उनकी वो बात याद आती है जिस वक्त उन्होंने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में पनामा पेपर्स के दौरान ये कहा था कि ये जो माफिया है, ये बिल्कुल एक माफिया की तरह एक्ट कर रहे हैं इस वक्त। और देखें, वैसे ही सूटेड बूटेड कपड़े पहन के आगे पीछे सिक्योरिटी गार्ड इनके और आते हैं, और अभी भी सड़कों पर ये बाकी गाड़ियां रुक जाती हैं, इनके प्रोटोकॉल चलते हैं, और बड़ी बड़ी गाड़ियां इनकी ना, इनको कहते हैं इनको हथकड़ी ना लगाएं। अगर हुसैन लवाई को हथकड़ी लगी है, अगर ये जो जाएं आज सेशन अदालत में, सिविल अदालतों में, पाकिस्तान की अदालतों में लाखों की तादाद में गरीब लोगों को हथकड़ियां लगी हैं। बड़ी तकलीफ हुई आसिफ जरदारी को आज हुसैन लवाई को हथकड़ी में देख के, और उन्होंने कहा कि, और फिर जज साहब ने भी कह दिया कि इसकी हथकड़ी उतारें। चले जी, अदालत है, हमने कुछ नहीं कह सकते, लेकिन वो जो पाकिस्तानी रोज़ हथकड़ी लगा के आते हैं, वो उनका क्या कसूर है? क्या आप जो मुल्ज़मान हैं, जो मुजरिम हैं, उनको आप क्या मैसेज देना चाहते हैं कि अगर आपके पास दौलत है, अगर आपके पास हैसियत है, अगर आपके पास ताकत है, तो फिर आपको कुछ नहीं कहना चाहिए? राना साहब, ये मैसेज जा रहा है आज। ये पॉलिटिक्स रह गई है नून लीग और पीपल्स पार्टी की कि एक कहता मैं कानूनी जंग लड़ूंगा, दूसरा कहता मैं सड़कों पे आऊंगा, और ये नैब का चेयरमैन, कसूर ये है नैब के चेयरमैन का कि इनसे पूछ लिया ये माल और दौलत कहाँ से बनाया, ये जो लूटी हुई दौलत पाकिस्तान के लोगों की है, इसको वापस लेके आओ। ये जुर्म है ये कहना। अमीर साहब, देखें, बात यह है कि चेयरमैन नैब के बारे में जो खुर्शीद शाह साहब की गुफ्तगू अभी आपने सुनाई, इन लोगों को ज़रा बराबर भी कोई अपनी बात का पास हो कि एक बंदे की पूरी जो उन्होंने जुडिशल तारीख है, उनकी पूरी एक सर्विस है, सेशन जज से लेकर सुप्रीम कोर्ट के कायम मुकाम चीफ जस्टिस तक, उसके बारे में तो खुर्शीद शाह साहब ने बहुत कुछ कहा कि जी वो बहुत इंटेग्रिटी वाले आदमी हैं, बहुत अच्छे आदमी हैं। लेकिन अब पिछले एक साल में क्या ऐसा हो गया? इस एक साल में हुआ ये कि उन्होंने इनके ये जाली बैंक अकाउंट्स का सुराग लगा लिया। उन्होंने ये नवाज शरीफ के मामलात, उनके भाई के मामलात, उनके भतीजों के मामलात, उनके बेटों के मामलात, इसमें जो कमर जमान चौधरी ने हुदैबिया पेपर मिल को जिस तरह केस को दबा दिया था, वो तवक्को कर रहे थे कि जस्टिस जावेद इकबाल भी हुदैबिया पेपर में जो कमर जमान चौधरी ने किरदार अदा किया, वही किरदार इनके केसों में जस्टिस जावेद इकबाल अदा करें। शमी साहब, बात सीधी सी है, उसमें कोई दूसरी राय नहीं। ये चीज़ रोज़े रोशन की तरह अय्यां हो गई है। ये एक साजिश की गई चेयरमैन नैब का जाली इंटरव्यू, नाम नहाद इंटरव्यू बनाने की, कि उसको फिर इस्तेमाल, ये मोरों को इसी तरह इस्तेमाल करते हैं ना, अपने मोरों, ये मोरे ही होते हैं जो इस्तेमाल होते हैं, तो ये मोरों को इस्तेमाल करते हैं। ये जाली इंटरव्यू बनवाया गया जिसमें चेयरमैन नैब से गलत बातें मंसूब की गई। चेयरमैन नैब जो है वो डंके की चोट पर उन्होंने जो बात कहनी थी कही। उन्होंने जाली अकाउंट्स के हवाले से बात की, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बात की, उन्होंने सारा कोई, उन्होंने कौम से कुछ छुपाया नहीं। एक तरफ तो आप कभी उनको एबटाबाद कमीशन के हवाले से खराज तहसीन खुर्शीद शाह साहब पेश करते हैं, दूसरी तरफ आपके लीडर आसफ जरदारी साहब कहते हैं कि जी हम इनके खिलाफ। आज मुझे उनकी उस बात पे शमी साहब बड़ी हैरानी हो रही थी। उन्होंने फरमाया, जरदारी साहब ने, कि हम चेयरमैन नैब के खिलाफ एक्शन लेंगे। ओ भाई, आप क्या चीज़ हैं? आप मुल्ज़म हैं नैब के। आप कहते हैं मैं चेयरमैन नैब के खिलाफ एक्शन लूँगा। एक्शन तो वो लेते हैं, रोज़ आप भाग जाते हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट में अबूरी ज़मानत कराने के लिए। आज वहाँ वो उनके वकील साहब कह रहे थे, जब जज साहब ने कहा 5 लाख के मचलके दाखिल करें, उन्होंने कहा जी 2 लाख कर दें। तो जज साहब ने कहा क्या जरदारी साहब के पास कैश ख़त्म हो गया है? उन्होंने कहा जी इतने मचलके जमा कराए हैं कि अब कैश ने ख़त्म ही होना था।
आप ये देखें शमी साहब, ये है पाकिस्तान के लिए एक नादर मौका। इस वक्त पाकिस्तान की मईशत के साथ जो खिलवाड़ किया जा रहा है उसकी ज़िम्मेदार ये दो पार्टियां हैं। इनके गैर मुल्की आकाओं के साथ क्या ताल्लुकात है आसफ जरदारी और नवाज शरीफ के, और फिर ये जो इसहाक डार का नेटवर्क पकड़ा है वजारत ख़जाना में, इससे ये सारा कुछ एक्सपोज नहीं हो रहा कि कभी अखबारात में जाली इंटरव्यू छपवाए जाते हैं, कभी ये वजारत ख़जाना में जो नेटवर्क था वो ये सारा आपकी मईशत के साथ खिलवाड़ कर रहा था। तो ये आप इमरान खान को सोचना चाहिए कि वो इनको सामने लाएं लोगों को। और अभी भी राना साहब खिलवाड़ हो रहा है। ये जो मार्केट का रिएक्शन है, बहुत सारे लोग ये कहते हैं ये नेचुरल या नॉर्मल रिएक्शन नहीं है। ये जितना मर्जी गवर्नमेंट कोशिश कर ले, लेकिन ये जो बिजनेसमैन हैं, ये जो कारोबारी लोग इनके साथी हैं और जो इंटरनेशनल इन्वेस्टर है, वो पाकिस्तान की मार्केट्स में इस्तेकाम नहीं आने देगा जब तक इमरान खान वज़ीर आज़म है, या जब तक ये जो छोटे छोटे सपोलिया टाइप लोग हैं जो पाकिस्तान की मईशत के दरपे हैं और सियासी मसलियतों के लिए ये अपनी हर चीज़ कुर्बान करने के लिए तैयार हैं, जब तक इनका सर आप नहीं कुचलेंगे। और जो आप डिसइंफॉर्मेशन की बात कर रहे हैं ना, रोज़ाना सोशल मीडिया पे, अभी मियो हॉस्पिटल लाहौर के सुप्रिटेंडेंट का एक फ़ेक लेटर रेजिग्नेशन के तौर पर सोशल मीडिया में फैला दिया गया कि जी मैं चीफ मिनिस्टर पंजाब को और जो वज़ीर सेहत हैं उनको 20 लाख रुपए मुझसे उन्होंने कहा कि दो तो तुम्हें रीइंस्टेट किया जाएगा, मुझे हटा दिया गया था, तो मुझे इन्होंने अब वो उस पर एग्रीमेंट कर लिया, लेकिन मैं इस्तीफ़ा दे रहा हूँ। तो हमने उसको वेरीफाई किया तो उन्होंने कहा, जब उन्होंने बल्कि एफआईआर को ये रपट दर्ज कराई है कि इन लोगों की तहकीकात करके तो पकड़ा जाए इनको कि ये कौन लोग हैं जो फेक ये चीज़ें। तो सुबह शाम ऐसी ऐसी जाली इतलात, ऐसी ऐसी फ़ेक इतलात, फ़ेक पोस्ट वो चलाई जा रही हैं, और मकसद सिर्फ ये है कि इमरान खान को बदनाम किया जाए, उनके साथियों को बदनाम किया जाए, इस गवर्नमेंट को बदनाम किया जाए, और नैब को ये जाहिर किया जाए कि ये कोई ऐसा इदारा है जो गवर्नमेंट के कहने पे सारा कुछ कर रहा है, और बुनियादी तौर पर ये जो सारा एहतसाब है ये एक इंतकाम है। ये नून लीग का बयानिया जो उनके साथी सहाफ़ी, उनके साथी एंकर्स और उनके साथी पॉलिटिशियन जो हैं वो इसको देने में मसरूफ़ है, और उनकी जो सोशल मीडिया टीम है वो सारी की सारी चल रही है। एक और बात अलीना, ये एक चीज़ देखें ज़रा, ये अब बज़ाहिर ऐसा लगता है कि सारी अपोजिशन इकट्ठी है, लेकिन इनके दिलों में कीना कितना है एक दूसरे का, और ये एक दूसरे से नहीं निकाल सकते जो मोहब्बत या नफ़रत जो भी इनके दिलों में है। मैं आपको मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो का एक शॉट सुनवाना चाहता हूँ जो उन्होंने नवाज शरीफ साहब के बारे में कहा। सुनिए ज़रा वो शॉट। If you're looking to Nawaz, I will choose Musharraf any day. Musharraf, नवाज शरीफ ने जिस तरीके से काम किया, जानवर भी इस किस्म की ब्रूटैलिटी नहीं दिखाते हैं। मेरे सेक्रेटरी के पास आई साइट नहीं है, मेरे एक्स बॉडीगार्ड के पास नी कैप्स के अंदर उसके काम नहीं करते हैं, ही ब्रोक हिज नी कैप्स। मेरे वकील को गिरफ्तार किया गया, मेरे एक और वकील। अब ये आपने मोहतरमा बेनज़ीर की बात सुनी, तो जरदारी अगर नवाज शरीफ के साथ हाथ मिलाता है तो मुझे कोई उसमें वो नहीं लगता, कोई अचंभे वाली बात नहीं है, क्योंकि जरदारी ने ना कोड़े खाए, ना खून दिया, ना इसका ताल्लुक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से था। वो तो गरीब लोग थे, जैसे मोहतरमा आप भी कह रही हैं अपने सेक्रेटरी के बारे में, अपने साथियों के बारे में। मैं आज भी 5 जुलाई 1985 का दिन वो नहीं भूलता लाहौर में, जब नवाज शरीफ के जो पालतू थे इन्होंने आके दाता दरबार के सामने गोलियाँ चलाई थी और पीपल्स पार्टी के नौजवानों को शहीद किया था वहाँ पर। उस वक्त वो माशाल्लाह के खिलाफ एहतजाज। लेकिन इन्होंने ये जो सारा गम व गुस्सा लोगों का है वो इसलिए है कि जरदारी साहब ने उनको बिलावल को उनके साथ बिठा दिया, मोहतरमा मरियम नवाज़ के साथ, उन लोगों के साथ जिनके हाथ, जिनके आबाओ अजदाद के हाथ रंगे हुए हैं जुल्फ़िकार अली भुट्टो के खून में, जिनके हाथ रंगे हुए हैं उन गरीब हारियों के खून में, जिनकी बस्तियों की बस्तियां फायरिंग करके सिंध में उस वक्त उड़ा दी गई, पंजाब के उन नौजवानों की जिनको फांसियां दे दी गई, जिनको कोड़े मार दिए गए। लेकिन क्योंकि जरदारी साहब का तो कुछ भी नहीं गया, ये तो माल धन बचाना है। उन्होंने आके तड़ियाँ देते हैं, बेवकूफ़ बनाते हैं लोगों को, जाला कहते हैं, जाला। देखें ये जो टर्म्स इस्तेमाल की गई सारी की सारी, ये बेवकूफ़ बनाते हैं इस वक्त जो पीपल्स पार्टी की जो लीडरशिप है। लेकिन अब आपस में जो मैं बात कर रहा था, कीना फिर भी इतना ज़्यादा है, अब इतना ज़्यादा है कि ये अलीना अफ्तार डिनर में ये कहा गया था कि ये अफ्तारी और डिनर इसलिए बुलाया जा रहा है कि मुस्तकबिल का लाहमल तय किया जाए। बाहर निकले तो ये मुश्तरका एलामिया आया कि जनाब हम आल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस करेंगे। लेकिन जब नून लीग वाले मिले अलहदा
उन्होंने कहा जी हम तो अवाम राब्ता मुहिम शुरू करेंगे और एहतजाजी जलसे करेंगे और फिर जो लाएमल APC तय करेगी वो साथ साथ चलता रहेगा। यानी इस एहतजाज की भी जो वो लीडरशिप है मुस्लिम लीग नून पीपल्स पार्टी को देने के लिए तैयार नहीं है और उनकी अपनी जो क़यादत है वो बिल्कुल ऐसे ही जैसे शुरू में जब जियो टेलीविज़न आया तो वो क्या करते थे कि ख़बर भी चला देते थे साथ ही तरदीद भी, दोनों ही चलती रहती थी, ख़बर पे भी कायम है और तरदीद भी चला दी। तो इन्होंने ये क्या कहा शाहिद खाकान अब्बासी साहब ने कि जी हम अवाम राब्ता मुहिम जारी रखेंगे, महंगाई के ख़िलाफ़ हम वो शुरू करेंगे और फिर हो सकता है वस्ती मुद्दत के इंतखाबात तक जाएँ और फिर जो मुश्तरका लाएमल है जो हमारा वो जो सारे का सारा वो हम APC में भी करेंगे। तो साथ मिल गए हैं एक दूसरे के, लेकिन राना साहब कीना इतना ज़्यादा है, वो एक दूसरे के ऊपर डिसट्रस्ट इतना ज़्यादा है कि इवन जो अपोजिशन में इस वक्त जो एहतजाज की जो एक वो करना चाहते हैं उसकी भी लीडरशिप पे इनके आपस में इख्तलाफ। सनी साहब बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। आपने अभी जो मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की गुफ्तगू सुनाई, ये वो गुफ्तगू है जो जिस मिसाक जमहूरियत का इस नाम नहाद अफ्तार पार्टी में तज़किरा किया गया, ये उस मिसाक जमहूरियत के बाद की गुफ्तगू है नवाज़ शरीफ साहब के बारे में मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की। यानी वो मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो उनके बारे में क्या राय रखती हैं ये आपने सुना दिया। बाकी जो इनका कीना है, इनके दिल कीने से भरे हुए हैं समी साहब। अभी तो वो इनके दिल हैं, इनके दिलों में मोहब्बत है अहद चीमे से, इनके दिलों में मोहब्बत है फवाद हसन फवाद से। आज बड़ी तारीफ़ें कर रहे थे शाहिद खाकान अब्बासी साहब के, जी वो हीरे हैं ब्यूरोक्रेसी के, फवाद हसन फवाद और अहद चीमा। आप देखें। अच्छा मुझे याद आया हीरे से, मैं अभी ब्रेक पर ये प्रोग्राम में आने से पहले भी अलीना से कह रहा था कि ये तो फिर ऐसा वो जेवर हुआ जिसको सोने का पानी, बात ये कि आपने जो जिस पे चढ़ा दिया गया और वो अगर थोड़ा टाइम रखे तो अंदर से काला रंग निकल आता है। ठीक है, लेकिन आपको सिर्फ मैं यहाँ पे सॉरी बार बार काट रही हूँ क्योंकि मुझे एक ब्रेक लेनी है। जब ब्रेक से वापस आएंगे तो मैं चेयरमैन नैब के हवाले से ज़रूर कुछ कमेंट करना चाहूँगी, बिकॉज मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप 1 घंटे की तकरीर कर सकते हैं तो आपको मुस्तरद भी करना चाहिए था। और अगर आपके इदारे के खिलाफ, क्योंकि ये चेयरमैन नैब की बात नहीं है, ये एक अकाउंटेबिलिटी का प्रोसेस चल रहा है ना, अगर आपके इदारे के खिलाफ एक बंदा गलत बयानी कर रहा है या गलत बात लिख रहा है तो फिर आपको उसे कोर्ट तक लेकर आना चाहिए, बिकॉज ये सिर्फ चेयरमैन नैब की बात नहीं है, ये नैब की बात है और पूरे एक अकाउंटेबिलिटी प्रोसेस की बात है। घंटा है आपके पास तकरीर करने के लिए, लेकिन मुस्तरद करने के लिए आपके पास टाइम नहीं है। और जब आप आते हैं तो आप ये कहते हैं कि आप ब्यूरोक्रेसी को और बिजनेसमैन को नहीं वो करेंगे, लेकिन पॉलिटिशियंस को जरूर बुलाएंगे, तो फिर क्वेश्चंस तो उठेंगे ना। खैर, प्रोग्राम में वक्त एक छोटी सी ब्रेक का, स्टे विद अस। वेलकम बैक नाज़रीन, फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। जी समीर साहब। जी आप कह रही थी कि आप चेयरमैन नैब के हवाले से कुछ मैंने तो बताया सर कि मुस्तरद उन्हें करना चाहिए। किस चीज़ को मुस्तरद करना? कि ये जो उन पे एलिगेशंस लगाई जा रही अच्छा, है, यानी आप मुस्तरद होनी चाहिए ना। नहीं, वो तो उन्होंने किए ना, लेकिन आप कह रही हैं कि उनको अदालत में ले जाना चाहिए। ये जो चौधरी साहब ने अगर लिखी हैं, गलत बातें लिखी हैं, तो फिर उनकी अकाउंटेबिलिटी भी होनी चाहिए ना, बिकॉज इसमें चेयरमैन नैब की जाती चीज़ तो नहीं आती है ना, ये तो नैब के इदारे और अकाउंटेबिलिटी प्रोसेस की बात आ रही है। बिल्कुल, ये बात इस तरह तो जो मर्जी आएगा, जिसका दिल चाहेगा वो अगर बात कर देगा। 1 घंटा आप अपनी इतनी मसरूफियत से निकाल सकते हैं, तो क्या आप 1 मिनट में ये नहीं कहते कि भाई जो उन्होंने बात किया मुस्तरद करते हैं? अगर यही मरियम नवाज करती तो अगर वो मुस्तरद ना करती तो हम कहते हैं हाँ जी उन्होंने ये किया। तो ये चीज़ें हम अगर एसोसिएट करते हैं तो इस चीज़ को भी करना चाहिए, मेरा ख्याल है। बिल्कुल ठीक है, आपका पॉइंट ऑफ व्यू है कि उनको अदालत में जाना चाहिए चेयरमैन नैब को भी। अगर उन्होंने गलत बयानी की, अगर जरदारी साहब कहते हैं कि उनको नहीं करनी चाहिए थी प्रेस कॉन्फ्रेंस और वो कोर्ट में जाएंगे, तो फिर अगर ये गलत लिखा है सब कुछ जावेद चौधरी साहब ने, तो उनको भी अदालत में जाना चाहिए। बिल्कुल ठीक है आपकी बात। मैं ज़रा थोड़ा, अगर आप मुझे इजाज़त दें तो क्योंकि अब हमारे पास आखिरी वो ये हमारा है इंटरवल है, तो मैं कुछ थोड़ा सा जो रीजनल हालात हैं, मैं ईरान की और जो सूरत हाल है इस वक्त अफ्रीका की, उस पर बात करना चाहता हूँ। सदर ट्रंप ने ये कहा है, बड़ी उन्होंने एक ऐसी बात कही है कि हम ईरान को सफ़े हस्ती से मिटा देंगे और ईरान को हम ख़त्म कर देंगे। अब ये जो बात है, इसने एक यहाँ पर पूरे ख़त्ते में एक अजीब सी सिचुएशन पैदा कर दी है। अच्छा, अब ये जो आज डोनाल्ड ट्रंप ने जो बात कही है, मैं आपको 2-4 शॉर्ट सुनवाना चाहता हूँ अलीना। सबसे पहले तो जॉन बोल्टन का एक आज से 2 साल पहले का ये शॉट है, उनकी गुफ्तगू है, ज़रा सुनिए। उस वक्त यानी ये वो लोग हैं जो नियतन ईरान के ख़िलाफ़ हैं, यहाँ पर एक करना चाहते हैं, हमला करना चाहते हैं, और वो जो सारी एक जो मुहिम जोई जिसे हम कहते हैं, ज़रा सुनिए जॉन बोल्टन क्या कह रहे हैं। If these sanctions are enacted into law, they will have considered a breach of the agreement.
Well, that's nothing new since the regime has been in breach of the agreement for 2 straight years. And it's also critical as we look at this policy review to understand what we want the outcome to be and what in the United States many of us are working toward. The outcome of the President's policy review should be to determine that the Ayatollah Khomeini's 1979 revolution will not last until its 40th birthday. ये आपने सुना लीना, वो ये कह रहे हैं कि जो उनकी ईरान के इनकलाब की जो 40वीं सालगिरह है वो ये रजीम नहीं देख सकेगी, हम इनको हटा देंगे। यानी बिल्कुल एक वाज़े इतना बड़ा थ्रेट एक गवर्नमेंट को वो दे रहे हैं कि हम इस पूरी रजीम को हटा देंगे, हम इसे नहीं रहने देंगे। अच्छा, फिर मैं अब आपको जो समझा जाता है एक बड़ी मोतदिल सियासतदान थी जनाब हिलरी क्लिंटन साहबा, कहा जाता है कि डेमोक्रेट्स जो हैं वो बड़े मुसलमानों के दोस्त और ये और वो। अब ज़रा ईरान के हवाले से आप सुनिए जो गुफ्तगू इन्होंने की है हिलरी क्लिंटन साहबा ने। And I want the Iranians to know that if I'm the president, we will attack Iran. Whatever stage of development they might be in their nuclear weapons program in the next 10 years, during which they might foolishly consider launching an attack on Israel, we would be able to totally obliterate them. That's a terrible thing to say, but those people who run Iran need to understand that, because that perhaps will deter them from doing something that would be reckless, foolish, and tragic. अब देखें, हिलरी क्लिंटन ये कह रही हैं कि हम ईरान पर हमला करेंगे, अगर मैं सदर बन गई तो मैं ईरान पर हमला करूँगी, और बिल्कुल अगर उन्होंने इसराइल की तरफ देखने की कोशिश की तो हम इन्हें सफ़ा हस्ती से मिटा देंगे। ये इतनी बड़ी थ्रेट जो दे रहे हैं ये अमेरिका के पॉलिटिशियन हैं जो बिल्कुल खुलेआम जो ईरान के बारे में ये बातें करते चले आ रहे हैं। और अब ट्रंप साहब ने अभी वही बोल्टन जो है वो अब ये कह रहे हैं कि हम 1,20,000 फ़ौजी भेज देंगे और मुख्तलिफ़ तरीक़ों से कि जी ईरान से हमें फियर है, ईरान ये कर देगा। जब पूछा जाता है कि इराक और सीरिया में जो उनका मीडिया कोट कर रहा है वो ये कह रहा है कि इराक और सीरिया में जो अमेरिकन ट्रूप्स हैं उसमें उनके पास रिपोर्ट आई है कि जो ईरान है वो उस पर हमला कर सकता है। और ये जो जॉन बोल्टन जिनकी आप बात कर रहे हैं ये इसराइल के कहा जाता है कि बहुत करीब है और वहाँ जाके ये स्टेटमेंट दे चुके हैं कि भाई हम ईरान पर हमला करेंगे। जी बिल्कुल ऐसा ही है। ये जॉन बोल्टन जो है ये पाकिस्तान के न्यूक्लियर प्रोग्राम के हवाले से भी बड़े सख्त किए हैं, इंडिया के बड़े दोस्त हैं। इन्होंने जिस वक्त भारत ने पाकिस्तान की फ़िज़ाई हदूद की खिलाफ वर्जी की थी और उसके बाद पाकिस्तान ने जहाज़ गिराए तो इन्होंने पुलवामा अटैक के बाद इन्होंने बड़ा सख्त फ़ोन किया था पाकिस्तान को और फिर ये कहा कि ये इंडिया का हक़ है कि वो अपने लिए ये कोई भी कार्रवाई इस अटैक के बाद कर सकते हैं। और बुनियादी तौर पर जो इंडिया ने हमला किया प्रोवोक हुआ जिससे वो ज़्यादा उसकी हिम्मत अफजाई हुई, यही वो मुशीर थे ट्रंप के जिन्होंने ये सारा काम करवाया। अब देखें, एक तो मैं आपको बताया अमेरिका यानी किस कदर सख्त बयान दे रहा है ईरान के ख़िलाफ़, लेकिन ईरान में कोई खौफ नहीं है, उनके पास न्यूक्लियर बॉम्ब भी नहीं है, उनके पास कुछ नहीं है, लेकिन वो कौम लड़ने के लिए तैयार है, कौम मुकाबला करने के लिए तैयार है। वो कौम कोई अमेरिका की इमदाद पर नहीं चलती, वो कौम कोई IMF के पास नहीं चलती। लेकिन मैं ये कंपैरिजन करना चाहूँ और मैं भी आपको एक क्लिप दिखाता हूँ कि देखिए ज़रा वहाँ पर अवाम और लोग तैयारी किस तरह कर रहे हैं। ये होती हैं कौमें। चलाइए जी वो क्लिप ज़रा। आपने ये कौम देखी, इनके पास कोई एटम बम नहीं, दुनिया की सुपर पावर इनके ऊपर हमला करने का सोच रही है, प्योर इसलिए कि ये खालिसतन इसलिए कि इसराइल चाहता है कि ये नेशन निस्तो नाबूद हो जाए, लेकिन ये अपने आप को उस जंग के लिए तैयार कर रहे हैं। मैं कंपैरिजन कर रहा था इनका हमारे अपने कायदीन के साथ। अल्लाह का दिया सब कुछ है, ये कौम पूरी की पूरी एक है, इस फौज के साथ खड़ी है, हुक्मरानों के साथ खड़ी है और हमारे पास न्यूक्लियर बॉम्ब्स भी हैं। हमने दुश्मन के जहाज़ों को हमारी फ़िज़ाइया ने गिराया भी है। वो किस लिए हम इतने अपोलोजेटिक हैं, किस लिए ये सारे लंबे लेट गए हैं? इस कौम के पास तो कुछ भी नहीं है सिवाय अल्लाह और अल्लाह के रसूल के नाम के, और हैदर करार का नाम ले रहे हैं वो। तो मुझे बताइए
ये सब कुछ जो हमने डेवलप किया, ये सब कुछ जो हमने बनाया, इस वक्त जो सूरत हाल है, जिस तरह जो मर्जी हम करते जाएं, IMF के पास चले जाएं, कहीं पे चले जाएं, कोई डिमांड्स रुकने वाली नहीं है। डू मोर, कश्मीरियों पर पाबंदी लगाओ, उस पर पाबंदी लगाओ, और इधर लिबरल जो है वो मर जाएंगे, आप बर्बाद हो जाएंगे, जमाने में चले जाएंगे। ये कौम तो नहीं गई पत्थर के ज़माने में, ना ये कौम डर रही है। अल्लाह पे यकीन है इनका, कुछ भी नहीं है इनके पास। वो कह रहे हैं कि वो जो ऊपर से जो परिंदों ने जो पत्थर गिराए थे, वो हम पत्थर मारेंगे, पत्थरों से लड़ेंगे, इसलिए कि अगर अल्लाह ने फतह देनी है तो पत्थरों से दे देता है। अब यहाँ पर बहुत सारे इंटेलेक्चुअल कहेंगे हाँ भाई आप फिर लड़े पत्थरों से, बस आप क्या करेंगे? जब आपका ईमान कमज़ोर हो जाए, जब आपके अंदर लालच और हिर्स आ जाए, जब आप मफादात का सौदा करने लग जाएं, तो फिर आप में हिम्मत ख़त्म हो जाती है, फिर आप में ताकत ख़त्म हो जाती है। राना साहब, हमें डर किस बात का है? ये जो हम इतनी सैंक्शंस और इतनी पाबंदियां और इस तरह लंबे लेट गए हैं सारी दुनिया के सामने। राना साहब, समी साहब, आपने बिल्कुल सही बात की है कि हमें दुनिया के सामने एक बावकार कौम के तौर पर जीना है। पाकिस्तान अल्लाह के फजल से 22 करोड़ आवाम का मुल्क है, एक एटमी कुव्वत है। लेकिन मसला ये है कि ईरान में समी साहब कोई ये मोदी के यार, आसफ जरदारी, नवाज शरीफ तरह के लोग नहीं हैं। वो कौम यकजान है। यहाँ पे इस मुल्क के ख़िलाफ़ दुश्मन की साजिशों से ज़्यादा ये दुश्मन के एजेंट और आलाकार जो साजिशें करते हैं उसका शिकार तो है। पकड़ के अंदर कर देना भाई, वही ना, उस बारे में जीरो टॉलरेंस होनी चाहिए। ये गाड़ियां उनके, ये प्रोटोकॉल और ये सारे वो जा रहे हैं, आ रहे हैं, इधर ये कर दिया, अरे बुड्ढों को हथकड़ी लगा दी, उसको ये कर दिया। यानी अगर चोरी बुड्ढा करे तो उसको हथकड़ी ना लगाओ, जवान को लगाओ। ये क्या बात है? जो चोर है वो चोर है भाई, उसको तो पकड़ना पड़ेगा, उसको तो ज्यादा सजा देनी चाहिए, उसको तो पैसे उससे निकालने पड़ेंगे। उसको कैसे? अलीना क्या कहती हैं आप? सर बेसिकली आप ये बात करें वो बिल्कुल ठीक है, लेकिन जो कौमें होती हैं ना वो बहुत सोच समझ के चलती हैं। जैसे कि अभी भी जो ईरान के मौजूदा सदर हैं उनकी तरफ से यही कहा गया है कि वो जंग नहीं चाहते हैं, और डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से अगर शुरुआत की गई, या इसी तरीके से अमेरिका भी कह रहा है कि अगर आप लोगों की तरफ से शुरुआत की गई तो फिर हम करेंगे, क्योंकि अगर वो मुज़ाकरात चाहते थे, खत्ते में हम चाहते थे, इसलिए ओबामा की जब इंतज़ामिया थी तो उनके साथ मुआहदा किया गया था। तो मेरे ख्याल में जो मुज़ाकरात होते हैं, जो चीज़ें होती हैं, उनसे हल निकलते ही है, क्योंकि जो अमन है वही आखिरी चीज़ है, ना कि हमें जंग की तरफ जाना चाहिए। क्योंकि अब हर एक के पास न्यूक्स हैं तो ये तो सिर्फ तबाही की तरफ ही जाएगा ना, क्योंकि इससे बाकी पूरा खित्ता जुड़ा हुआ है, सिर्फ ईरान की बात तो नहीं है। मुझे ये बताएं, पुलवामा में एक हमला होता है, नौजवान इसलिए वहां पर अपने आप को बम से उड़ाता है कि वहां पर उसके सामने उसकी माओ, बहनों, बच्चियों का रेप किया जाता है, नौजवानों के लाशें उठाए जाते हैं, बूढ़ों को अगवा कर लिया जाता है, मार दिया जाता है, कत्ल कर दिया जाता है। तो उसका इल्जाम पाकिस्तान पे डाल के उन्होंने जहाज भेज दिए। क्या वो पाकिस्तान ने जंग लड़ी थी? पाकिस्तान ने दिफा करना था ना। तो ईरान तो हमला नहीं कर रहा अमेरिका पे, बिल्कुल ऐसा। ईरान की तो कोई पोजीशन नहीं है हमला करने। तो मुज़ाकरात तो तब होते हैं ना जब दोनों एक लेवल पे हों। जो ताकतवर है, ये तो इस वक्त एक ताकतवर सांड की तरह ये बिल्कुल डरा धमका रहे हैं पाकिस्तानियों को भी। मैं तो ये कह रहा हूँ कि हम लंबे पड़ गए, बेसिकली हम लेट गए बिल्कुल। बेसिकली तो ये जो ईरान के साथ इस वक्त अमेरिका का इशू चल रहा है, ये बेसिकली तेल पे चल रहा है, ऑयल के इशू पे चल रहा है, क्योंकि ऑयल की प्रोडक्शन अमेरिका में इतनी हो, कोई भी हो, आपकी बात सही है, उसको करना ही करना है। आपकी बात सही है, आपकी बात सही है। मैं ये कह रहा हूँ कि वो कौम तैयार है ना यार, अल्लाह पे भरोसा करके। हमारे पास तो हर चीज है। खित्ते के लिए अल्लाह खैर करे, इस खित्ते के लिए, उनके लिए भी और हमारे लिए भी। खैर आज के प्रोग्राम से हम तीनों को इजाजत दीजिए। अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह ने के बाद। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।